देखो, गलत कॉन्सेप्ट जब हमें कई जगह दिखने लगता है तो उस गलत कॉन्सेप्ट को ही हम लोग सही मान लेते हैं। खास तौर पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको आप इंटरनेट पे ढूंढते हैं और वो आपको सिमिलर एक्सप्लेनेशन देता है। जब आप चैट जीपीटी, ग्रोक और ना जाने कितने एआई पर ढूंढेंगे, आपको कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशंस वैसा ही मिलेगा जैसा आपको बुक में या किसी और सोर्स पे, चाहे वो क्योरा हो, चाहे वो याहू हो या किसी ने रेडिट पे अपने आंसर्स दिए हैं, तो हमें लगने लगता है कि वही उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशंस है। और यहीं पर गलती होती है। ना जाने यूट्यूब पे कितने वीडियो बनाए गए हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट को लेके एनसीईआरटी का रेफरेंस बता के, पर कहीं पर भी लॉजिक नहीं है। कहीं पर याद कराने की कोशिश करी जा रही है, कहीं पे धड़ल्ले से कॉन्सेप्ट ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा बताया जा रहा है। यार, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक चीज के पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। अगर आपको वो रीजन नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं हो सकता है। साइंस हर चीज के पीछे काम करती है, चाहे वो छोटे कॉन्सेप्ट हो या मैक्रो लेवल के बड़े कॉन्सेप्ट हैं। अब दिक्कत मुझे तब होती है जब इन रिनॉन्ड बुक ने थोड़ा सा गोलमाल किया है। एनसीईआरटी में अगर पेज नंबर 168 देखेंगे तो इन्होंने 4 लाइन लिख के ये झंझट ही खत्म कर दिया कि भाई इसको देख लो और इसको रट्टा मार लो। और टीचर रटवा रहे हैं जेई में, नीट में बिना किसी लॉजिक के, और या जो भी लॉजिक है वो या तो रॉन्ग है या तो अधूरे हैं। दूसरी चीज, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एमएस चौहान सर की बुक होगी। इसमें एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड इसके ऊपर नहीं है और ना ही सॉल्यूशंस में अवेलेबल है। इसके वजह से भी बहुत ज्यादा विवाद है कि सर इसका आंसर क्या है, फिर याद करना पड़ेगा क्या। देखो, एक बात को समझो, पिछले 20 साल से जेई की दुनिया में ये एक्सेप्शन ही क्रिएट करा जाता है और इसी वजह से जो एआई है वो खुद थिंक नहीं करती है, वो मल्टीपल वेबसाइट को एनालाइज करके आपको आंसर देती है। एज ए रिजल्ट परफेक्ट आंसर नहीं दिख पाता। ठीक है, अगर आप नीट की या मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिमांशु पांडे सर की बुक होगी, सेम मिस्टेक यहाँ पर भी है, अवेलेबल नहीं है डिटेल में, डेटा बेस्ड चीजें हैं एनसीईआरटी का रेफरेंस देके। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का चक्कर क्या है। आखिर ये सारी चीजें जो मैंने क्रिएट करी है कोई इंटरनेट से नहीं ली गई, सब मैंने आपके लिए बनवाया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम समझते हैं गोलमाल कहां पर होता है। पहले एनसीईआरटी का पेज देखो, ये पेज नंबर 168 है, राइट। अगर तुम देखोगे ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो और पैरा वाले आइसोमर को, है ना, पोजिशनल आइसोमर है 1 2 1 3 1 4, इनका बॉइलिंग पॉइंट देखो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का है, इसके बाद पैरा का है, इसके बाद मेटा का है। आप बोलोगे ठीक है, हो सकता है। देखो, पहली बात तो इंटरनेट पे जो पैकिंग की बात कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बॉयल करने की बात कर रहे हैं, हम लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं, हम सॉलिड की बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में पैरा लैटिस में फिट अच्छे से होगा तो मैक्सिमा होगा, समझ में आता है। पर बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यार, यहां पर हमको डाइपोल और इंटरेक्शंस और डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करनी होगी, जैसे लंदन फोर्स हो गए, डिस्पर्सन वॉन्डर वॉल वाले फोर्सेस हो गए, सरफेस एरिया हो गए, या सॉकेट स्प्रिंग जैसे सिस्टम्स हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस चीज को पहले कहां पे दिक्कत होती है पहले मैं वो समझाता हूं। देखो, ये ऑर्थो वाला आइसोमर है, ये मेटा वाला है और ये पैरा वाला है। एक चीज तुम क्लियर देख रहे हो कि यहां पर मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट दिखेगा, क्योंकि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच में अराउंड 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। तो a² b² 2ab cos थीटा से मैक्सिमम वेक्टर एडिशंस होता हुआ दिखेगा और इसका म्यू 2.54 डिवॉय होता है। जब हम मेटा फॉर्म में जाते हैं, एंगल 120 डिग्री हो जाती है, वेक्टर एडिशंस करने से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम आएगा, तो ये 1.72 डिवॉय हो जाता है। पैरा वाले फॉर्म में दोनों 180 डिग्री अपार्ट है, दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, म्यू 0 डिवॉय हो जाता है। अब इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब इसमें पोलैरिटी है ही नहीं, और जब पोलैरिटी नहीं है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस डीडीआई काम ही नहीं करेगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए और काफी कम होना चाहिए, पर ट्रेंड ऐसा नहीं है। पहले ऑर्थो आता है, फिर देखो तुम पैरा आता है, फिर मेटा आता है। हालांकि दोनों के बीच में 2 डिग्री का डिफरेंस है। इंटरनेट पे कई वीडियोस अवेलेबल है जो बोलते हैं दोनों बराबर है, या कई ऐसे वीडियोस हैं जहां पे बोला जाता है कि एक्चुअली में ना मेटा ज्यादा है। अगेन गलत है, एनसीईआरटी को आप रॉन्ग कर रहे हो। इंटरनेट पे भी आप चेक करोगे तो एक्चुअल में जो डेटा है वो यही आपको दिखाई देगा। मैंने केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करा है, सेम चीज आती है। तो आखिर क्या हो गया ऐसा? देखो, एक बात आपको समझनी होगी। जब हम लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 तरह के फोर्सेस हैं इन तीनों में। पहला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ऑब्वियसली ऑर्थो में ज्यादा है, देन मेटा में और पैरा में है ही नहीं। देखो, एक बात को समझो, अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर नहीं है तो उसमें उसका सिर्फ नुकसान ही नहीं है, फायदा भी है कुछ सेंस में। आप सिर्फ पोलैरिटी को ही भगवान मान के सोच रहे हो।
एक दूसरी फोर्स भी यहां पर है जिसको लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं या वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। ये उन मॉलिक्यूल के साथ बढ़िया काम करती है जो नॉन पोलर होते हैं। पहली बात, ये नॉन पोलर अपना 1,4 है, पर क्या ये इतना पावरफुल है कि ये डायपोल मोमेंट को डोमिनेट कर देगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। लंदन फोर्सेस या वंडरवॉल फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, तो फिर ये वीक फोर्सेस एक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रखने वाले चीज के ऊपर डोमिनेट क्यों कर गया? 2 डिग्री से ही सही, पर क्यों? क्या सिर्फ लंदन डिस्पर्सन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? अगर आप बहुत डीप में जानते होंगे या आपने सुना होगा तो आपको यही पता होगा कि डिस्पर्सन फोर्स ही डोमिनेट करता है। अगर आप बहुत बढ़िया एलीट बैचेस में पढ़ते हैं या आपको ये जानकारी है पर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, पर इसका एक्चुअल रीजन आता है एक सॉकर स्प्रिंग के जैसा क्लोरीन। समझो पहले, तुम्हें पता है क्लोरीन 2 तरह के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। एक लगा सकता है ये -I और दूसरा लगा सकता है +M। तुम जानते हो इसका -I डोमिनेंट होता है +M के ऊपर। अब एक चीज तुम्हें पता है कि जब ये क्लोरीन अगर +M लगा रहा है तो ये क्लोरीन कभी भी +M नहीं लगाएगा, क्योंकि एक दूसरे के पैरा के पोजीशंस पर अवेलेबल है। इसके +M के वजह से दूसरे का +M हिंडर्ड होगा, या इसके -I के वजह से दूसरे का -I हिंडर्ड होगा। जब कभी भी कोई ऐसा ग्रुप हो जो -I और +M लगा सकता हो और एक दूसरे के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे होते हैं और पोलैरिटी जब ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, तो ये स्प्रिंग के जैसे काम करते हैं, मतलब सिंक में काम करते हैं। सिंक का मतलब सिंक्रोनाइजेशन। एक क्लोरीन -I में काम करेगा, एक +M में, सो दैट कि ये छोटे छोटे क्लाउड फॉर्म कर सके डायपोल का। नहीं समझ में आया ना? मैंने सिंपल कर दिया। देखो, अब यहां पर जो तुम देख रहे हो ये स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्सन फोर्स कैसे आया, ध्यान से सुनना। ये एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन, जो 2 क्लोरीन आजू बाजू हैं, ये अपनी पूरी पूरी चार्ज डेंसिटी को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। मतलब ये यहां से -I को डोमिनेंटली लगा रहा है। एज ए रिजल्ट यहां पे डेल माइनस आया। दूसरा क्लोरीन जो है ये क्या कर रहा है? अपना +M फिट कर रहा है यहां से। इस +M की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। हम इसको डेल्टा पॉजिटिव के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सिस्टम एक स्प्रिंग के जैसी काम कर रही है। एक स्प्रिंग खुद को स्ट्रेच कर रहा है, दूसरा स्प्रिंग खुद को श्रिंक कर रहा है। इस डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शंस आता है, पर ये अट्रैक्शंस नॉर्मल लंदन फोर्स से ज्यादा है। अगर मैं जेनॉन मॉलिक्यूल के बीच में इसी चीज को सोचूं या N2 मॉलिक्यूल के बीच में सोचूं, वो डिफरेंट है, क्योंकि वहां ऐसा कुछ सॉकर जैसा नहीं है। वहां नॉर्मल चार्ज डेंसिटी डेल प्लस डेल माइनस बना रही है। यहां इस ऑपोजिट चार्ज को क्रिएट करने में सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ही रोल नहीं है, -I और +M का रोल है। अब देखो, ये -I लगाया, यहां +M डोमिनेंट काम कर रहा है, यहां -I काम कर रहा है, और यहां +M डोमिनेंट काम कर रहा है। यहां -I काम कर रहा है, यहां +M डोमिनेंट काम कर रहा है, यहां -I काम कर रहा है, यहां +M, एंड सो ऑन। इसके वजह से 1,4 जो होते हैं ये छोटे छोटे बैटरी जैसे कनेक्ट हो जाते हैं। आप टॉर्च में देखते होगे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो आप बैटरी लगाते हो, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अरेंज हो जाते हैं। तो पहली बात, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन में जो लंदन फोर्स काम कर रहा है या वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है, ये उनके जैसा वीक फोर्स नहीं है जैसा हम जेनॉन में, नाइट्रोजन में या किसी दूसरे मॉलिक्यूल में देखते हैं। इसका वंडरवॉल फोर्स दूसरे नॉर्मल वंडरवॉल फोर्स के मुकाबले में काफी स्ट्रांग है, और इसका क्रेडिट जाता है हैलोजन को, क्योंकि हैलोजन -I और +M दोनों लगा सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ ट्यून कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोलर या पोलर ट्यूनिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है पोलर ट्यूनिंग। पोलर ट्यूनिंग, फ्रांसिस की एक बुक आती है, मार्च में भी सेम चीज अवेलेबल है, इसको पोलर ट्यूनिंग बोलते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, रिसर्च पेपर के लिंक नीचे हैं, जब आप उनको क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपको पता चलेगा पोलर ट्यूनिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल करती है। छोटे छोटे माइक्रो सेल के तौर पे ये मॉलिक्यूल अरेंज हो जाते हैं। अदरवाइज एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है, किसी ऐसे मॉलिक्यूल को हरा दे जिसका डाइपोल मोमेंट सिग्निफिकेंटली हाई है। देखो, इसका डाइपोल मोमेंट 1.72 डिवॉय है और भाई का 0 है, पर भाई अकेला ही इसको हरा दे रहा है लंदन या वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। इससे पता चलता है कि -I और +M का सिंक या ट्यूनिंग कितना शानदार कर पाता है। इंटरनेट पे आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग पढ़ते कम है, सर्च ज्यादा कर लेते, शॉर्टकट AIN बाकी चीजें।
आप में से जो भी बच्चे या टीचर इस चीज को यूज करना चाहें, मेरा नाम जरूर याद रखिएगा, इस चैनल का नाम, अगर मैं आपके नॉलेज में थोड़ा सा वैल्यू ऑफर कर पाया तो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ऑर्डर के साथ क्या हुआ, पहले ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो का डायपोल मोमेंट इनक्रेडिबली हाई है, उसको आप लंदन फोर्स से पीछे नहीं कर सकते। तो पहले ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा। अब देखो यहां पर लेसर एफिशिएंट डिस्पर्सन फोर्स है, क्योंकि ये जो है 1-3 पोजीशंस पे सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो पाएंगे, जो बैटरी फॉर्मेशंस थी इसमें अच्छे से हो नहीं पाएगी, इसमें तो ना के बराबर होगी। इस भाई साहब में पोलैरिटी डोमिनेट करता है, लंदन फोर्स ना के बराबर है। इस वाले भाई साहब में लंदन फोर्स बहुत ही पुअर आपको दिखाई देता है, डायपोल मोमेंट स्टिल है। इस वाले भाई साहब में है ही नहीं पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट और पोलर ट्यूनिंग इतनी बढ़िया है कि ये मेटा से ऊपर चला जाता है। तो फाइनल ऑर्डर हो गया पहले ऑर्थो, अगर आप देखो बॉइलिंग पॉइंट का, पहले आपके पास ऑर्थो आया 180 डिग्री सी, फिर आपके पास पैरा आया 175 डिग्री सी, फिर आपके पास मेटा आया 173 डिग्री सी। क्या आपको क्लियर हुआ जो मैंने बताया? क्या ये चीज सबकी क्लियर है? तो एक बार कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा में ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट मैक्स है, बिकॉज इसकी पोलैरिटी सारे आइसोमर्स में इनक्रेडिबली हाई है। मेटा और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 2 डिग्री के अंतर के साथ है। होना चाहिए मेटा का, पर होता नहीं है, क्योंकि मेटा में डिस्पर्सन फोर्सेस अच्छे से काम नहीं करती, पोलैरिटी है। पैरा में पोलैरिटी नहीं होना इसके फेवर में काम कर जाता है, क्योंकि इसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं हैलोजेंस, ये -I और +M दोनों लगा सकते हैं। मतलब ये किसी सॉकेट या स्प्रिंग के जैसे काम करते हैं। एक अगर स्ट्रेच करता है तो दूसरा क्या करता है, खुद को सिकोर लेता है, छोटा कर लेता है। तो डेल प्लस और डेल माइनस बन पाते हैं और इन्फिनाइट लंबे लंबे चेन में खुद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एज अ रिजल्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि पोलैरिटी ना होने के बावजूद भी पैरा डोमिनेंट कर गया। बड़ा ही क्लियर एक्सप्लेनेशन था, बहुत कम जगहों पर ये अवेलेबल है या मैक्सिमम जगहों पर गलत है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारा जो फ्रीडम सेल है वो अभी भी चल रहा है। अगर आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जरूर आइए, हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए। बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, जिसको मैं स्क्रीन पर पॉपअप करा दूंगा। QFT जिसको हम लोग क्वेस्ट फॉर टॉप 100 बोलते हैं, वो एडवांस सॉल्विंग, बाकी सारी चीजें भी है। तो ठीक है, मचाइए और इस चीज को दिमाग में जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।